Assalamu alaikum. Today we are going to discuss different financing options that are mostly Pakistani companies, that may be listed companies, private concerns, large size companies usually used to finance their operations. ठीक है, तो एक पाकिस्तानी कंपनी की बेशक वो लिस्टेड कंपनी हो या प्राइवेट हो, वो डिफरेंट तरह की बोर्विंग्स लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो यूज़ कर रही होती हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, उसको ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से और अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सम अप करें तो कैसे उनको देख सकते हैं, आज की वीडियो जो है उसी पर बनाई जा रही है। ठीक है, जैसे कि अगर हम लॉन्ग टर्म बोर्विंग के पर्सपेक्टिव से देखें तो ऐसा फाइनेंस मतलब जिसको आपने रीपे करना है 12 मंथ से ज़्यादा टाइम पीरियड में फ्रॉम द डेट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट, तो वो लॉन्ग टर्म बोर्विंग्स हैं। ठीक है, अब वो डिफरेंट तरह की हो सकती हैं, वो अंडर इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग भी हो सकती हैं, वो कन्वेंशनल लोन्स भी हो सकते हैं, वो किसी और पार्टी से स्पॉन्सर्स वगैरह से भी फाइनेंस की जा सकती हैं, या वो और किसी भी इन्वेस्टमेंट जो कंपनी है उससे भी ली जा सकती हैं। ठीक है, तो मोस्टली जो यूज़ हो रही होती हैं इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनीज, अगर हम बात करें अब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट से लिस्टेड कंपनीज़ की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर डाउनलोड करते हैं, बेशक वो शुगर की हैं, वो जो हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की हैं, वो अगर कोई भी टेक्नोलॉजिकल कंपनीज़ हैं, तो उनमें मोस्टली जो फाइनेंसिंग यूज़ हो रही होती है वो एक टर्म फाइनेंस होता है। ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म बोर्विंग के पर्सपेक्टिव से देखें, ठीक है, TF1 और टर्म फाइनेंस 2, ठीक है, ये बेसिकली स्टेट बैंक की तरफ से गवर्नड जो फैसिलिटीज़ हैं ये वो हैं। ठीक है, और तीसरी एक होती है टर्म लोन। ठीक है, TLF भी जिसे आप कहते हैं, टर्म लोन फैसिलिटी। ठीक है, तो अब वन बाय वन देखते हैं कि ये तीनों फैसिलिटीज़ जो हैं, ये देखें तीन डिफरेंट फैसिलिटीज़ हैं। ठीक है, इनकी टर्म्स एंड कंडीशन डिफरेंट है, इनका पर्पस जो है वो डिफरेंट है, टेन्योर डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ है जो कॉमन, वो क्या है कि ये लॉन्ग टर्म बोर्विंग्स हैं। ठीक है, और कंपनी को फाइनेंस करने के लिए प्रोवाइड की गई हैं। अगर हम टर्म फाइनेंस 1 की बात करें, TF1, तो उसमें क्या है, मैंने ना एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू आपके लिए रेडी किया है ताकि आप मतलब इनको तीनों को एक साथ इकट्ठा ही, एक तो है ना, बजाय कि हम एक एक फैसिलिटी को पढ़ें। ठीक है, क्योंकि तीनों के पैसे तो तीनों में ही आ रहे हैं, लेकिन पर्पस डिफरेंट है, टेन्योर का फ़र्क है, और टर्म्स एंड कंडीशन डिफरेंट हैं। तो इन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम तीनों को एक ही पेज पर देखेंगे तो होपफुली आपको चीज़ें ज़्यादा रिकनसाइल्ड और ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल जो है वो आपके लिए होंगी। ठीक है, टर्म फाइनेंस के बारे में अगर हम देखें तो वो उसका पर्पस क्या है, प्राइमरीली फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर और प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। आप कोई कंस्ट्रक्शन का काम करने जा रहे हैं, आपने बैंक को जो है ना, मतलब कंपनी अगर कोई कंस्ट्रक्शन की होटल बनाने जा रही है लेट्स सपोज, ठीक है, और जो कि उसका मेन बिजनेस नहीं है, लेकिन बस एक वेंचर, नए बिजनेस वेंचर में एंटर होना चाह रहे हैं, तो उन्होंने एक लोन ले लिया एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए, या एक नया प्लांट लगाने लगे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कोई BMR करने लगे हैं। ठीक है, मोस्टली जो शुगर के कंपनीज़ हैं वो अपनी प्लांट की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए ऑफ सीज़न में BMR की तरफ जाती हैं, तो वो टर्म फाइनेंस की तरफ जा रही होती हैं। ठीक है, इसका टेनोर होगा वो क्या होगा, 3 से 5 साल हो सकता है, कुड बी लॉन्गर। ठीक है, मतलब देखिए ना, 3 से 5 साल हो गया तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में फॉल कर गया। इंटरेस्ट रेट फिक्स इंटरेस्ट रेट होता है इसमें। ठीक है, अब ये भी चीज़ें जो है ना, लाजमी नहीं है कि फिक्स्ड ही हो। ठीक है, लेकिन मोस्टली फिक्स ही होता है कि आपने ना जो है काइबर के हिसाब से मुझे देना। अब देखिए काइबर चेंज होता रहता है, वो तो ज़ाहिर ही बात है चेंज होगा, लेकिन इसमें एक मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट के स्टार्ट पे जो रेट जो है आपको ऑफर किया गया है वही ओवर द ईयर या ओवर द पीरियड ऑफ फैसिलिटी रहेगा। ठीक है, रिपेमेंट स्ट्रक्चर होता है एनुअटी बेस्ड या बुलेट पेमेंट्स भी हो सकती हैं इसमें। ठीक है, मतलब आपको रीपेमेंट स्केजुअल दे दिया जाता है जब ये फैसिलिटी स्टार्ट होती है, तो उस हिसाब से ही आप उसकी पेमेंट्स कर रहे होते हैं और आपको जो है ट्रांचेस जो है ना वो रिसीव हो रही होती हैं। कोलेट्रल क्या है,
और इसमें ट्रांचेस रिसीव होने से मतलब मोस्टली इस केस में हमें ना एक लमसम पेमेंट ही रिसीव होती है एट द स्टार्ट ऑफ फैसिलिटी। डिपेंडिंग अपॉन सर्कमस्टांसिस ये भी हो सकते हैं कि शायद एक दफ़ा आपको, लेट्स सपोज आपने 1000 मिलियन की फैसिलिटी ली है, एक दफ़ा आपको जो है 500 मिल गए हैं, अगली दफ़ा 200, फिर 300, इस तरह भी हो सकती है। कोलेट्रल देखें, अब आप पैसे ले रहे हैं तो जाहिर बात है सिक्योरिटी तो देंगे ना, बैंक इस तरह तो आपको पैसे नहीं देगा। ठीक है, बैंक या कोई भी फाइनेंसिंग कंपनी है तो आप उसको सिक्योरिटी जो है वो भी दे रहे होते हैं, कोलेट्रल रखवा रहे होते हैं। वो कुछ भी हो सकती है, वो प्रॉपर्टी भी हो सकती है, वो मशीनरी भी हो सकती है, अपनी प्लांट एंड मशीनरी को जो है वो प्लेज करवा रहे हैं। और इसके अलावा जो है डायरेक्टर्स वगैरह जो कंपनी है उनकी नेट वर्थ स्टेटमेंट्स भी दी जा सकती हैं। ठीक है, कंपनी की जो है और कोई प्रॉपर्टीज़ है कंपनी के नाम पे या डायरेक्टर की पर्सनल गारंटीज़ हैं, वो भी एक कोलेट्रल के तौर पे इधर यूज़ हो सकती हैं। ये सारा जो एक फैसिलिटी लेटर होता है ना, वो FOL जिसे ऑडिट की लैंग्वेज में कह रहे होते हैं, फैसिलिटी ऑफ ऑफर लेटर, उसमें ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं। ठीक है, तो फिर अकाउंट्स में भी ऑडिटर्स या मतलब ऑडिटर्स और डिस्क्लोजर की कंप्लीटनेस को इंश्योर करवाते हैं। वो जो मैनेजमेंट है वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी ये इससे रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो डिस्क्लोज कर रही होती हैं। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है जी? लेस फ्लेक्सिबल देन TF2, मोर स्ट्रक्चर्ड। ठीक है, लेस फ्लेक्सिबल है। अब देख लेते हैं कि किस तरह से फ्लेक्सिबल है, जब हम वे पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद है जी रेगुलेशन पार्ट ऑफ SPP क्रेडिट स्कीम। SPP जो है ना, ये वक्त के साथ साथ मॉनेटरी पॉलिसीज़ जो हैं वो पब्लिश कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसके साथ साथ ये डिपेंडिंग अपॉन इकोनॉमिक कंडीशंस, मुल्की हालात को मद्देनज़र रखते हुए भी ये कुछ फैसिलिटीज़ ऑफ़र कर रहे होते हैं। या बेसिकली SPP देखें, अब किसी कंपनी को आके तो नहीं कहेगा ना कि ले जी मैं आपको लोन देता हूँ, ठीक है, या मैं उस, बल्कि SPP की जो डीलिंग्स हो रही होती हैं वो इसके जो अथराइज्ड डीलर्स हैं, मतलब बैंकर्स जो हैं, उनके साथ हो रही होती है। ठीक है, SPP कोई प्रोडक्ट फाइनेंशियल लॉन्च करते हैं तो बैंकर्स को अथराइज कर देता है कि आप अपने क्लाइंट्स को ये चीज़ें ऑफ़र कर दें, ये स्कीम ऑफ़र कर दें। ठीक है, तो ये जो टर्म फाइनेंस लोन है ना, ये SPP की क्रेडिट स्कीम्स का पार्ट है, TF1 भी और TF2 भी। ठीक है, उसके बाद टर्म फाइनेंस 2 किस तरह से डिफरेंट है TF1 से? टर्म फाइनेंस 1 है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए इस्तेमाल हो सकता है, और जो टर्म फाइनेंस 2 है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए भी और एंड वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग, मतलब डे टू डे एक्टिविटी, शॉर्ट टर्म जो है नीड्स को मीट करने के लिए भी हम लॉन्ग टर्म लोन ले सकते हैं। देखिए ना, कई दफ़ा ऐसे होता है कि कंपनी किसी मतलब कोई नई जो कंपनी है वो इनकॉर्पोरेट हुई है, वो IPO में चली गई है, लेकिन उसका बिजनेस जो है वो नेचर वो इस तरह की है कि पहले 2-3 साल या 4 साल कोई पैसे शैसे नहीं आने इतने ज़्यादा, मतलब वो ज़्यादा जो है उस पर फाइनेंसिंग ही होगी, उस पर पैसे लगेंगे फिर जाके कैश फ्लो आएगा। तो इस केस में देखें, हमारे पास शॉर्ट टर्म में तो कैश अवेलेबल नहीं होगा कि हम बैंकों को पैसे वापस करें। तो इस केस में हम शॉर्ट टर्म की नीड्स को भी फुलफिल करने के लिए लॉन्ग टर्म लोन ले सकते हैं। ठीक है, तो वो आप टर्म फाइनेंस 2 की तरफ जाते हैं इस केस में आप। उसके बाद है जी लॉन्गर टेन्योर होता है। ठीक है, इससे TF1 से टिपिकली 5 to 10 ईयर्स। उसके बाद इसमें इंटरेस्ट रेट जो है वो फिक्स भी हो सकता है और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट भी हो सकता है। फ्लेक्सिबल रिपेमेंट स्केड्यूल बेस्ड ऑन कैश फ्लोज, ऑफन सेमी एनुअल और एनुअल। ठीक है, ये मोर थोड़ा फ्लेक्सिबल है रिपेमेंट स्केड्यूल इसके ना, क्योंकि देखें ये बेसिकली डिज़ाइन ही स्पेसिफिक कंपनीज़ के लिए, स्पेसिफिक वेंचर्स के लिए किया गया है। तो लिहाजा इसके जो रिपेमेंट स्केड्यूल RPS जिन्हें आप कहते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। मतलब अक्सर ये होता है कि पहले साल के लिए रिपेमेंट स्केड्यूल कुछ हो रहे हैं, नेक्स्ट ईयर के लिए कुछ हो रहे हैं, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी द बैंक्स ऑफर डिफरेंट रिपेमेंट स्केड्यूल। ठीक है, एज पर द क्लाइंट्स नीड। लेकिन इन दी एंड जो लोन रिकवर हो रहा होता है या वो होता है वो आपकी वही अमाउंट होती है जो कि प्रिंसिपल अमाउंट है, वही होती है। ठीक है, उसके बाद है फ्लेक्सिबल कोलेट्रल होता है इसमें, इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट्स, एसेट्स और कैश फ्लोज। के प्रोजेक्ट जिसको आप फाइनेंस करने जा रहे हैं
वो आपको उसको जो है ना उसको कोलेट्रल उससे रिलेटेड एसेट्स को सिक्योरिटीज़ के तौर पे उसके कैश फ्लोज को आप रख सकते हैं। मोर फ्लेक्सिबल विद टर्म्स एंड रिपेमेंट स्केजुअल, ठीक है। मोर फ्लेक्सिबल TF1 से थोड़ा ये इसलिए ज़्यादा है क्योंकि एक तो वर्किंग कैपिटल के लिए मिल जाता है, दूसरा क्योंकि इसका टेन्योर ज़्यादा होता है, तो बैंक्स के साथ ना निगोशिएशन करके हम चीज़ों को थोड़ा एक एफिशिएंट वे में या बेहतर वे में एज़ पर आवर्स नीड या कंपनी की नीड के मुताबिक इसको लेके चल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये भी SPP की क्रेडिट स्कीम का पार्ट है। अब देखें इन दोनों लोन्स में ना ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से या अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो आपने आपने इसकी अमाउंट डिक्लेयर करनी है, ठीक है, डिस्क्लोज करनी है। आपने ये बताना है कि कौन कौन सी चीज़ें प्लेज हैं, क्या मार्कअप रेट है, मार्कअप की रेंज क्या है, ठीक है, मेरे कंपैरेटिव ईयर में मार्कअप क्या लगा, करंट ईयर में क्या लगा, ठीक है, फैसिलिटी की अमाउंट कितनी है, कितनी मैंने यूज़ कर ली है, एक्सपायरी क्या है, ये सारी चीज़ें आपने अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना होती है। उसके बाद है लॉन्ग टर्म बोरोइंग में एक और टाइप जो है वो है टर्म लोन फैसिलिटी, ठीक है। ये भी किस लिए होता है कि फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर और लॉन्ग टर्म बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स। आप कोई सब्सिडरी एक्वायर करने जा रहे हैं, आप कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, ठीक है, आपके पहले ऑपरेशन सिर्फ पंजाब में है, लेकिन अब आपने ना एक नया प्रोजेक्ट निकाला है जिसमें आप कह रहे हैं कि मैं जो है ना KPK में भी प्लांट लगाने लगा हूँ, और उसकी इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से, ठीक है। तो इस केस में जो है ना आप टर्म लोन की फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल टर्म होती है इसकी भी, डिपेंडिंग अपॉन द एग्रीमेंट या आपकी निगोशिएशन बैंक्स के साथ किस तरह से आप जो है ना इसको पिच कर सकते हैं, तो आप उस हिसाब से ये फैसिलिटी अवेल करते हैं। रेट इसमें फिक्स भी हो सकते हैं और फ्लोटिंग रेट भी हो सकते हैं, मंथली, क्वार्टरली, एनुअल रिपेमेंट्स हो सकती है। ये सारी बैंक्स के साथ ना जो आपके ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट है, तो उसके जो पर्सोनल है ना कंसर्न, ये उसकी जिम्मेदारी होती हैं, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शंस में है कि उन्होंने बैंक्स के साथ जो ताल्लुकात हैं, निगोसिएशंस हैं, रिलेशनशिप हैं, वो कैसे लेके चलें, ठीक है। टिपिकली रिक्वायर्स बिजनेस एसेट्स एज कोलेट्रल। बिजनेस एसेट्स आपने कोलेट्रल के तौर पे इसमें देने, प्लांट एंड मशीनरी हो सकती है, आपकी कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। देखें इसमें ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये कि जो कंपनी का स्टॉक है ना, फाइनेंसिंग उसको भी प्लेज करवा सकते हैं आप लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए, ठीक है, एक प्रीमियम पे रख के या एक मेंटेन्ड अमाउंट पे रख के। लेकिन मोस्टली जो स्टॉक पे फाइनेंसिंग हो रही होती है ना, वो शॉर्ट टर्म नेचर की फाइनेंसिंग होती है, ठीक है, क्योंकि वो करंट एसेट है, तो इसलिए उस पर हम शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग को ही प्रेफरेंस दे रहे होते हैं। उसके बाद है जी, ये लोन भी फ्लेक्सिबल होता है बट नॉट टाइड टू SPP स्पेसिफिक स्कीम। लेकिन ये SPP की स्कीम नहीं है, ये जस्ट एक बैंक की फैसिलिटी है। बैंक आपको जो है ना 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए लोन देने जा रहा है, तो वो किस तरह की भी जो है टर्म एंड कंडीशंस अंडर फॉलोइंग दी SPP प्रूडेंशियल रेगुलेशंस को वो जो है ना एक ड्राफ्ट कर सकते हैं। नॉट रेगुलेटेड बाई SPP स्पेसिफिक स्कीम। स्पेसिफिक स्कीम इसको कोई रेगुलेट नहीं कर रही, लेकिन ओवरऑल जो SPP गाइडलाइंस हैं ये उनके मुताबिक ही होते हैं। अब देखें समरी क्या है जी, टर्म फाइनेंस क्या है जी, अ मोर स्ट्रक्चर्ड गवर्नमेंट रेगुलेटेड लोन primarily for capital expenditure with fixed interest rate and short to medium term repayment schedules, ठीक है। इसी तरह टर्म फाइनेंस 2 क्या है, क्या, अ मोर फ्लेक्सिबल ऑप्शन कंपेयर टू टर्म फाइनेंस 1 typically used for larger projects or investment with longer repayment terms including potential working capital financing as well। और टर्म लोन फैसिलिटी क्या है, a more generic long term loan that can be used for various purposes, ठीक है। ये मतलब TF1 TF2 की तरह की नहीं, ये बस लॉन्ग टर्म लोन है और वेरियस पर्पस के लिए इस्तेमाल हो सकता है, इंक्लूडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिजनेस एक्सपेंडिचर, बट नॉट नेसेसरीली पार्ट ऑफ SPP रेगुलेटेड स्कीम, ठीक है। While TF1 and TF2 are specialized financing options provided with the framework of SPP credit scheme,
इंटेंडेड टू बूस्ट स्पेसिफिक सेक्टर्स, ठीक है। मोस्टली शुगर्स वगैरह के लिए जो है ना अलाउ होती है इस तरह की चीज़ें, शुगर्स को, बेवरेजेस को, या और भी कोई जो सेक्टर जो पब्लिक के इंटरेस्ट में है, सीमेंट जैसे आप कह लें, इसके लिए ये चीज़ें जो हैं वो अलाउ होती हैं। Term loan facility is a broader, more flexible term loan that business can negotiate directly with banks. ठीक है, यही मैं आपको बता रहा था कि ये डायरेक्ट हम बैंक्स के साथ जो कंसर्न पर्सनस है ना कंपनी के, वो डायरेक्ट बैंक के साथ डीलिंग करें और इसको जो है वो सॉर्ट आउट कर लें कि किस उस पर लेना है, क्या करना है, विदाउट बीइंग टाइम टू स्पेसिफिक कंडीशन सेट बाय द सेंट्रल बैंक। ठीक है, एसपीपी को इसमें दरमियान में आने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जनरली एसपीपी इसको देख रहे होते हैं, लेकिन मतलब उनकी कोई स्पेसिफिक जो स्कीम है उसके अंडर ये फॉल नहीं करते। उसके बाद ये है शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, की डिफरेंसेस बिटवीन कैश फाइनेंस एंड रनिंग फाइनेंस। अच्छा जी, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग में भी यही है कि मोस्टली जो बैंक्स से फैसिलिटी अवेल कर रही होती है ना कंपनीज, वो या तो कैश फाइनेंस हो सकते हैं या रनिंग फाइनेंस। ठीक है, अब ये भी इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग में भी आप इस्तिस्ना, सलाम, ठीक है, मुराबा फाइनेंसिंग, ठीक है, अब डिफरेंट जो प्रोडक्ट हैं, वकाला डिपॉजिट्स, ये ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक कन्वेंशनल बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से कह लें या एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग में जो मोस्ट कॉमनली यूज फाइनेंसिंग ऑप्शंस है ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, वो क्या है, कैश फाइनेंस भी हो सकती है या रनिंग फाइनेंस भी हो सकती हैं। अब देखें, इसके भी ना सेम मैंने एक ही पेज पे इसको ट्राई किया है ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाए साथ साथ। फीचर अगर हम देखें, जो नेचर ऑफ लोन है वो कैश फाइनेंस में वन टाइम लमसम लोन होता है कि आपने कोई चीज़ फाइनेंस करवानी है। मोस्टली ये यूज़ होता है किसके लिए, स्पेसिफिक वन टाइम एक्सपेंसेस, एग्जाम्पली इन्वेंट्री एक्वायर करनी है, आपने परचेज करनी है, कोई मशीनरी लेनी है, तो आप कैश फाइनेंस करवा सकते हैं। ठीक है, और इसका जो टेन्योर होता है वो भी शॉर्ट टर्म नेचर होता है, मतलब 180 डेज हो गया, 3 महीने हो गए, ठीक है, 1 ईयर्स तक हो गया, इस तरह की इसकी जो है रीपेमेंट स्केड्यूल्स। इसके बेसिकली इसमें रीपेमेंट स्केड्यूल कह लें या इसकी जो रीपेमेंट्स होती है वो होता है। तो कैश फाइनेंस क्या है कि वन टाइम लमसम लोन होगा, लेकिन रनिंग फाइनेंस क्या है, रनिंग नाम से ही जाहिर है कि आपको डे टू डे की एक्टिविटीज़ को मीट करने के लिए, ठीक है, रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए, या एक रिवॉल्विंग क्रेडिट लाइंस तो जो है ना वो उसको आप अवेल कर रहे होते हैं रनिंग फाइनेंस में। ठीक है, रिवॉल्विंग क्रेडिट असेस्ड एज नीडिड, एक्सेस्ड एज नीडिड, कि जब आपको ज़रूरत होगी, बैंक ने आपको एक फैसिलिटी दे दी कि लेट्स सपोज किसी भी कंपनी को बैंक कहता है कि सिस्टम्स लिमिटेड को हमने 250 मिलियंस की आरएफ की फैसिलिटी दे दी है, वो जब भी इनको कोई पेमेंट की ज़रूरत हो, कुछ भी हो, वो उसमें से पैसे यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली एक तरह के ना ओवर ड्राउन फैसिलिटी है, जिस तरह के अगर हम इंडिविजुअल के केस में देखें तो क्रेडिट कार्ड नहीं होते, ये उस तरह की फैसिलिटी है कि आपको एक लिमिट असाइन कर दी जाती है कि आप लेट्स सपोज आप एक कंपनी के पॉइंट देखिए 250 मिलियन तक आप ना बैंक से पैसे निकलवा सकते हैं। वो 250 मिलियन आप 2 दिन में निकलवा लें। ठीक है, ये भी टर्म्स पे डिपेंड कर रही होती है क्या है कि एक पीरियड में या एक उसमें आप कितना वो कर सकते हैं अवेल, या आप इसको महीने में निकलवाएं, 2 महीने में, जब आपको ज़रूरत हो। ठीक है, और जैसे आए आप इसको पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपका जो मार्कअप चार्ज होगा, जितनी अमाउंट आप पे कर देंगे अगले दिन या डे वाइज अगर कैलकुलेशन हो रही है तो वो उसमें से कम होगा, मतलब प्रिंसिपल आपका कम जो है ना मार्कअप जो है ना बन रहा होगा कम प्रिंसिपल पे। ठीक है, कैश फाइनेंस क्या होगा, वन टाइम लमसम लोन आएगा, लेकिन रनिंग फाइनेंस में क्या होगा कि ये एक रिवॉल्विंग नेचर का लोन होगा। रिपेमेंट स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, कैश फाइनेंस का फिक्स होगा, प्री डिटरमाइंड स्केड्यूल होगा। रनिंग फाइनेंस का क्या होगा कि फ्लेक्सिबल, कैन बी रीपेड एनी टाइम विद इन द लिमिट, किसी टाइम भी। लेट्स सपोज आपने आज पैसे लिए, आपने फैसिलिटी ली 250 मिलियन की, आपने आज 50 मिलियन विड्रॉ करवा लिए सुबह के टाइम। ठीक है, जो सारा दिन यूज़ किए, कल तक भी आपने 50 मिलियन ही रखा, कल कहीं से ना आपको कुछ पैसे आ गए 25 मिलियन, आपने क्या किया कि आपने सोचा कि यार 50 मिलियन पे इंटरेस्ट पड़ेगा, मुझे फाइनेंस कोर्ट पड़ेगी, क्यों ना 25 मिलियन जो मुझे पैसे आए हैं, मुझे कोई काम भी नहीं है कल या परसों 2-3 दिनों के लिए, मैं 25 मिलियन बैंक के वापस कर दूं।
ताकि मेरी अगली जो इंटरेस्ट की वर्किंग हो ना, जो मार्कअप चार्ज करे बैंक, वो 50 मिलियन पे ना करे बल्कि 25 पे करे, क्योंकि मैं 25 वापस कर दूंगा। ठीक है, तो अब इस तरह से जो फाइनेंस टीम है वो प्लानिंग कर रही होती है, वो फाइनेंस कोस्ट बचा रही होती है, तो आप उसको पे कर दें किसी भी टाइम। ठीक है, जब ज़रूरत हो फिर ले लीजिए। उसके बाद है जी इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट ऑन द एंटायर लोन अमाउंट। ठीक है, क्योंकि आपने पैसे लमसम पे ले लिए थे तो इंटरेस्ट भी एंटायर अमाउंट पे लगेगा। इंटरेस्ट ओनली ऑन द अमाउंट यूज्ड, और इसमें क्या, जितना आपने यूज़ किया है उतने पे लगेगा। फैसिलिटी बस एक लिमिट है कि आप 250 मिलियन तक, बाकी आप पे एक्चुअल जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो एक्चुअल जो आपने यूज़ किया होगा उस अमाउंट पे होगा। पर्पस क्या है जी, इसका पर्पस शॉर्ट टर्म हो सकता है, स्पेसिफिक फाइनेंसिंग नीड। ठीक है, और इसका होता है, इसका भी शॉर्ट टर्म है, लेकिन क्या, डे टू डे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस एंड वर्किंग कैपिटल की नीड को मीट करने के लिए। अवेलेबिलिटी, फिक्स अमाउंट प्रोवाइडेड एट द बिगनिंग, स्टार्ट में ही आपको ना फिक्स अमाउंट कैश फाइनेंस के केस में मिल जाती है कि ये ले जी 500 मिलियन, ये ले 100 मिलियन। ठीक है, और फिर उसी पे आप मार्कअप दे रहे होते हैं। उसके बाद क्या है, आरएफ के केस में क्या है कि फंड्स आर अवेलेबल रिपीटेडली अप टू दी क्रेडिट लिमिट, जिससे जैसे आपको ज़रूरत होगी आपको पैसे असाइन करते रहेंगे, लेकिन बस एक चीज़ ध्यान में रखें कि वो क्रेडिट लिमिट से एक्सीड नहीं करेगी अमाउंट। ठीक है, ये नहीं है कि 250 मिलियन की फैसिलिटी अवेल हुई थी, आपने यूज़ कर ली और अब आप जो है ना कह रहे हैं कि मुझे और दे दें 260 कर दें, नहीं, आप फैसिलिटी तक ही ले सकते हैं। अगर आपने मज़ीद जाना है तो आप बैंक से निगोशिएट करें, अपनी फैसिलिटी को एक्सटेंड करवा लें। ठीक है जी, ये किस केस में इस्तेमाल होता है, इन्वेंट्री, मशीनरी, वन टाइम एक्सपेंसेस के लिए, और ये ऑन गोइंग ऑपरेशन लीड्स, अपने इन्वेंट्री रोज़ की प्रोडक्शन के लिए ख़रीदनी है, वेजेस पैसे देने हैं एम्प्लॉयज़ को, इनके लिए ये आप यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी डे टू डे के एक्सपेंडिचर जो है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। इन समरी अगर हम देखें तो क्या है, कैश फाइनेंस इज वन टाइम लोन विद अ फिक्स्ड रिपेमेंट स्केड्यूल सूटेबल फॉर स्पेसिफिक शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग नीड्स। ठीक है, आरएफ इज अ रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटी विद फ्लेक्सिबल बोरोइंग एंड रीपेमेंट primarily used to manage ongoing working capital requirements. These two financing methods offer different approaches to manage short-term cash flow and capital need depending upon the business's requirements. तो ये जी लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग थी, और शॉर्ट टर्म जो कि कॉमनली यूज़ हो रही होती हैं पाकिस्तान में। तो मैंने एक ट्राई की है कि कोई भी लोग, बेशक वो ऑडिट करने के लिए किसी क्लाइंट पे जाते हैं, या कोई फाइनेंस प्रोफेशनल्स हैं, या कोई बैंक्स के लोग हैं, बैंकिंग इंडस्ट्री के, वो इनको समझना चाह रहे हैं कि क्या है, कैसे काम करती है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, अकाउंट्स में कैसे डिस्क्लोजर हम मेंटेन कर रहे होते हैं। तो उसके लिए मैंने ये एक वीडियो जो है ना, शॉर्ट वीडियो बनाई है, कोशिश की है कि आपको चीज़ें एक आसान वे में समझा सकूं। ठीक है, बाकी अकाउंट्स में क्या डिस्क्लोजर जाएगा, कैसे होगी चीज़ें, आपने अमाउंट डिस्क्लोज करनी है, एक्सपायरी डेट डिस्क्लोज करनी है, फैसिलिटी की लिमिट कितनी है वो डिस्क्लोज करनी है, मार्कअप क्या रेट चार्ज हुए हैं, रेंज क्या है काइबर की, स्प्रेड कितना है, ये सारी चीज़ें आपने डिस्क्लोज करनी है, क्या क्या कोलेटरल रिक्वाया है। ठीक है, मतलब प्रॉपर जब हम ऑडिट करने जाते हैं तो बैंक से सारी फैसिलिटीज़ के लेटर लेते हैं। ठीक है, और उसके से एक कलेक्टिव जो टर्म एंड कंडीशन की समरी बना लेते हैं। ठीक है, और वो समरी फिर अकाउंट्स में जो है ना, मैनेजमेंट अकाउंट्स में इंकॉर्पोरेट कर देती है, और ऑडिटर्स उसकी कंप्लीटनेस को इंश्योर कर लेते हैं। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।